हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है नीभा पीसीएसपी। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम सब एनटीपीसी का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं। इस सीरीज के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 11 की बात करेंगे। इससे पहले 10 सेटों का एनालिसिस कर चुके हैं। दोस्तों, मैं इस सीरीज के क्रम में जीके जीएस और करेंट से अपडेट कर एनालिसिस करती हूँ। तो जीके जीएस जितना बार सुनिएगा दोस्तों उतना ज़्यादा याद होगा। रिवीजन बहुत बढ़िया तरीका है जीके जीएस को याद करने का। तो हो सके तो जितना बार एक बार दो बार वीडियो को देखिए, जिससे आपका जीके जीएस पर काफ़ी अच्छा पकड़ हो जाएगा। और दोस्तों, बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे यह आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जा रहा है और क्वेश्चन किस लेवल का है। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा समय न गवाएंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन कि भारी जल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भारी जल जो शब्द है दोस्तों, वो नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से संबंधित है। भारी जल को हम लोग D2O बोलते हैं। भारी जल जो होता है उसका उपयोग नाभिकीय शक्ति उत्पादन के संयंत्र में मंदक के रूप में किया जाता है। बहुत बार आता है एग्जाम में, तो मंदक के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि यूएन यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं। उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जो होता है उसके 6 अंग होते हैं, जिसमें एक सुरक्षा परिषद होते हैं। तो सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 होता है। तो इसको याद रखिएगा कि कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 10 जो होते हैं वह अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह परमानेंट होता है, जबकि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इसमें जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन महासभा के द्वारा यानी जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। जो 5 अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों, इन्हीं को वीटो पावर मिलता है। वीटो पावर का अधिकार है। वीटो पावर को ही न कहने का अधिकार कहते हैं। तो ये 5 जो अस्थायी सदस्य है उसका ट्रिक याद रखिएगा। रूस का फेस। दोस्तों, मैं भी तैयारी के दौरान इसी से याद करती हूँ, तो आप भी याद कर लीजिएगा। रूस का फेस बहुत अच्छा ट्रिक है। तो रूस से हो गया रूस, एफ से हो गया आपका फ्रांस, ए से अमेरिका, सी से चाइना, ई से इंग्लैंड। ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। इनका कार्यकाल परमानेंट होता है, जबकि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है और यह महासभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 जो है वो डबल डिजोर्सी से रिलेटेड है। 23 जो है वह बलात् श्रम, याद रखिएगा, बलात् श्रम या जबरन श्रम जिसको कह सकते हैं उससे संबंधित है, या मानव दुर्व्यापार यानी किसी भी मानव के खरीद के अंग बिक्री नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों, उसको भी याद रखिए। जैसे छुआछूत कांड 15 में, समानता का अधिकार 14 में, लोक नियोजन में समानता 16 में, 15 में जाति धर्म मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21 याद रखिएगा जिसे निजता का अधिकार कहते हैं, जिसे प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता कहते हैं। आर्टिकल 32 याद रखिएगा जिसको संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। तो ये सब फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार, जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS
के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को पहचानना है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो होता है वो पृथ्वी की किस कक्षा में स्थित होता है? ऊपरी कक्षा में, मध्य कक्षा में और निचली कक्षा में। तो निचली कक्षा में स्थित होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो 31 दिसंबर 1947 को भारत में संयुक्त प्रांत, जिसको वर्तमान में हम लोग यूपी कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व था। इससे सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो याद रखिएगा, 2 नंबर पर मद्रास था, 3 नंबर पे आपका मुंबई। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जो बम्बई के तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। यह जो था दोस्तों, इसकी स्थापना ईओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो कि एक असैनिक अधिकारी थे। ईओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। ईओ ह्यूम को ही कांग्रेस का पिता कहा जाता है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था, उसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 2 मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए थे। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था, जिनका नाम बिमेश चंद्र बनर्जी था। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन 1924 का बेलगांव अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, कांग्रेस से इतने सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा। देखते हैं, जब जो क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों इसको डिस्क्रिप्शन में बोलेंगे ही, तो इसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल को 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही आरोही क्रम के अनुसार दर्शाता है? तो जो 19-20 में था, तो चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल। वर्तमान में भी दोस्तों चावल 1 नंबर पे है, गेहूं 2 नंबर पे, मोटे अनाज 3 नंबर पे और दाल 4 नंबर पे है। इसी क्रम में भारत में इसको उत्पादित किया जाता है। सबसे ज़्यादा चावल, उसके बाद गेहूं, उसके बाद मोटा अनाज, उसके बाद दाल। दोस्तों, किसी वर्ष को विशेष वर्ष घोषित किया जाता है, जैसे 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। 2024 को कैमिल्स ईयर घोषित किया गया था, ऊंटों का वर्ष। 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा कि 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है। तो सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, थोड़ा सा हेल्थ इशू है, जिसके कारण वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी? तो मालगुडी डेज एक बुक है दोस्तों, जिसके लेखक R.K. नारायण है। तो इनको भी याद रखिएगा। तो कभी कभी फेमस बुक पूछ लेता है दोस्तों, जैसे गबन गोदान मुंशी प्रेमचंद का है, थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू का है। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक का है, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है,
नवजीवन महात्मा गांधी का है, हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी का है। तो बहुत सारे बुक भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद रखें। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय का है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व झलक की इतिहास पीटी नेहरू का है। तो बहुत सारे बुक पूछे जाते हैं। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर जो हमारा है दोस्तों, वह आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये सब हमारा आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर इनपुट डिवाइस है। वैसे डिवाइस जिसको हम कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, और जो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट में दिए जाते हैं उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। स्कैनर के द्वारा ही दोस्तों आज हम लोग यूपीआई के तहत स्कैन करके कहीं भी पैसा का ट्रांसफर करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? तो भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा किया जाता है। यह जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है और भारत के जितने भी एटीएम है सबको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे दोस्तों मेरा एसबीआई का एटीएम है तो मैं उससे यूपीआई चलाती हूँ, और आपका मान लीजिए कि किसी दूसरे बैंक पीएनबी का एटीएम है, आप उससे यूपीआई चलाते हैं। तो अगर एक दूसरे के बीच पैसा का ट्रांसफर होता है तो ये दोनों अकाउंट एक दूसरे से जुड़ता है। मतलब इट मीन्स कि रियल में जुड़ता नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी के कारण ही पैसा क्या होता है, जाता है। तो ये जोड़ने का जो काम होता है वो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा होता है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसको हम लोग सेबी कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। अगर भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यह 1934 का एक्ट था। इसकी स्थापना शाही आयोग या यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के पहले गवर्नर ओस्बर्न स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है, जिन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक प्रिंटर की गति स्पीड की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक जो प्रिंटर है उसकी स्पीड को पीपीएम में मापते हैं। तो पीपीएम के मतलब होता है प्रिंट पर मिनट, यानी कि प्रिंट पर मिनट, कितना एक मिनट में कितना प्रिंट होता है वही उसका क्या है, स्पीड है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? तो 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी रूस के द्वारा किया गया था। 2022 में जो फीफा कप हुआ है दोस्तों, यह 4 साल के अंतराल पे होता है। तो 2022 फीफा कप की मेजबानी कतर के द्वारा किया गया है। इसमें अर्जेंटीना ने जीता है। 2022 फीफा कप अर्जेंटीना जीता है, जो फ्रांस को हराकर जीता है। सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील के द्वारा जीता गया है। फीफा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1904 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसको भी याद रखिएगा। तो इतने क्वेश्चंस इस फैक्ट से याद रखना है। 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा दोस्तों, उसको यूएसए, कनाडा और मैक्सिको
ये तीनों देश मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत है? तो सबसे कम शहरीकृत हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे ज़्यादा रूरल है, देहाती है दोस्तों, शहरीकरण कम है। तो हिमाचल प्रदेश सबसे कम शहरीकृत आपका राज्य है। 2011 की जनगणना के जो जनगणना आयुक्त थे वो सी चंद्रमौली थे। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों यूपी है। यूपी है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, यूपी, महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार। अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसको पहचानना है। तो 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे, ये गलत है। इसे जैविक खेती को बढ़ावा देने की शुरू किया जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। इसका शुभारंभ अप्रैल 2015 में हुआ था, सही है दोस्तों। इस योजना के अधीन प्रत्येक किसान को बीजों, फसलों की कटाई और उपज की ढुलाई के लिए 3 वर्ष में 20,000 प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाएगी। इसमें 2 लाख क्लस्टर नहीं बनाएंगे जाएंगे दोस्तों, इसमें टोटल 80,000 क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया गया था। इसकी शुरुआत सन 2015 में हुआ था। ये भारत के कृषि एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है, इसको पहचानना है। तो पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल सही है कि पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वह जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन जाता है। जीपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वह ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। जीपीएस के द्वारा ही हम किसी चीज का, चाहे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो जिसमें जीपीएस लगा रहता है दोस्तों, चाहे किसी भी सामान में अगर जीपीएस लगा है तो हम उसके करेंट स्थिति का पता लगाते हैं कि आखिर वो वस्तु है कहाँ। तो जीपीएस के द्वारा किसी भी का करेंट जो लोकेशन है उसको पता करना आसान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, उनके मुख्यालय किस शहर में है? तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, इसको याद रखिएगा। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों का मुख्यालय है। आईएमएफ और विश्व बैंक को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है, तो इनको भी करेंट से याद रखिएगा। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, तो इसको भी याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त थे, जिन्हें हम लोग कौटिल्य के नाम से जानते हैं। तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे, जिनको हम लोग चाणक्य कहते हैं। तो इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की सत्ता को उखाड़ फेंका था और मौर्य वंश की सत्ता स्थापित किया था। नंद वंश के जो शासक थे घनानंद, उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी सत्ता को धराशाही किया और मौर्य वंश की स्थापना किया, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। विष्णु शर्मा दोस्तों, तो इनके बुक बहुत सारे फेमस पूछ लेते हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है।
कल्हण जो है राजतरंगिणी के लेखक हैं, तो जिससे कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। स्कंदगुप्त को हूणों के आक्रमण के विजेता माना जाता है कि स्कंदगुप्त के समय ही हूणों का आक्रमण हुआ था। विष्णुगुप्त का भी एक फेमस बुक है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीतिक सिद्धांत पे आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ज़्यादा लिखते नहीं है, नहीं तो वीडियो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष डैश द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधित सूचकांक को जारी किया जाता है। तो व्यापार करने के लिए सुगमता संबंधित सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा है, तो इनको भी ध्यान रखना है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसका भी स्थापना 1944 में ही हुआ था। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक और आईएमएफ को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह सारनाथ में स्थित है। सारनाथ में अशोक के स्तंभ के नीचे जो सिंह का चतुर्मुख है, वहीं से भारत के जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वहीं से लिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। सारनाथ यूपी में है दोस्तों। सबसे पहले महात्मा बुद्ध यहीं पे अपना उपदेश दिए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, करें कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरे से ठीक उसी प्रकार से। दोस्तों ये रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाएगा कि हिमाचल प्रदेश धर्मशाला, तो महाराष्ट्र। हिमाचल प्रदेश में जैसे एक शहर धर्मशाला है, वैसे महाराष्ट्र का एक नागपुर है। पुणे महाराष्ट्र में है, अहमदानगर गुजरात में है, तो ये सब याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। उलटवांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो उलटवासी जो है वह कबीर का एक विशिष्ट, जो कह सकते हैं, योगदान है। उलटवासी का मतलब होता है किसी शब्द को बढ़ा चढ़ा के बोलना, जैसे गांव देहात में होता है कि किसी शब्द को बढ़ा चढ़ा के कह देना, तो लोग नहीं बोलते कि उलटवासी बोल रहे हैं, यानी उसके अपोजिट में कहना, जो है उसके अपोजिट में बढ़ा चढ़ा के कहना। आगे देखते हैं दोस्तों, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कच्छ के रण जो है दोस्तों वह गुजरात में है। कच्छ के रण को भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है, तो यह एक मीठे पानी का झील है। यह ही गलत है, जो कि मेरा आंसर होगा, क्योंकि कच्छ का रण जो है वह खारे पानी के लिए फेमस है, तो यह मीठा पानी नहीं है। यह कच्छवासियों द्वारा बसाया गया था, बिल्कुल सही है। यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है। राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ क्या करते हैं, आवास के लिए आते हैं। यह जो है दोस्तों, यह जंगली शेरों के लिए भी फेमस है, तो इसको भी याद रखिएगा। जंगली गधा के लिए भी कच्छ का रण फेमस है। भारत में इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर के द्वारा अंग्रेजों को सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति दिया गया था। जहांगीर के शासन काल में ही कैप्टन हॉकिंस आए थे, जो अंग्रेज के दूत थे, तो वो आए थे जहांगीर के शासनकाल में। तो जहांगीर ने ही उसे भारत में जो सूरत है दोस्तों, तो उसी जगह अपनी फैक्ट्री को स्थापित करने का अधिकार दिए थे, तो इसको भी याद रखिए। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था, जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जिंदा पीर किसे कहते हैं, तो औरंगजेब को कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा ही लाल किला को 1638 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्धनता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो विटामिन ए की कमी से वर्धनता और दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है, या जिसको हम लोग रतौंधी कह सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी के कारण ही होता है।
विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होता है, विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का जमना, या दोस्तों विटामिन के रक्त का थक्का जमता है, और कैल्शियम की कमी के कारण हमारा बोन्स जो है हड्डी वह कमजोर होता है। तो इसको याद रखिएगा। विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होता है, विटामिन बी1 की कमी के कारण बेरी-बेरी होता है, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2018 के गांधी शांति पुरस्कार से यूही सकावा को सम्मानित किया गया था। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया था। ये तो आप लोगों को याद ही होगा दोस्तों। 2020 में बंगाल के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला जो थे वह अफ्रीका के प्रथम अश्वेत प्रधानमंत्री थे। तो अफ्रीका में जैसे अफ्रीकन गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है, नेल्सन मंडेला को। वॉक टू फ्रीडम इन्हीं का पुस्तक है जो बहुत फेमस है, हमेशा पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 243 में पंचायत और स्थानीय निकाय का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1993 दोस्तों 1992 में संशोधन हुआ था और 1993 में यह लागू हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। के द्वारा भारत में पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन लागू किया गया था, जो 243 से लेके 243 ओ तक वर्णित है। यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। आर्टिकल 21 जो है वह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को परिभाषित करता है। आर्टिकल 51 का ये जो है वह मौलिक कर्तव्य को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। जिस समय मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों के स्वर्ण सेन समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्क्रमित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। उपनिषदों की अगर बात करें तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें से 12 से 13 उपनिषद वेद सम्मत है जो कि प्रमाणित है। पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4 है, इसको भी याद रखिएगा। वेदांगों की संख्या 6 है, तो वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18 और उपनिषद 108। जातक की कथा जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें बुद्ध से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त होता है। भागवत गीता जो है दोस्तों इसका अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले चार्ल्स डिकेंस के द्वारा किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा ही क्रिप्स मिशन भारत आया था, जो कि 1942 में आया था, तो इसको भी याद रखिएगा। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किस के निकट स्थित है? तो काराकोरम दर्रा जो है वह कारगिल से के निकट स्थित है। यह लद्दाख से चीन को जोड़ने का काम करता है। श्रीनगर जो है दोस्तों यहीं पे है आपका डल झील और बुलर झील, इसको भी याद रखिएगा, जिसे
श्रीनगर का मोती श्रीनगर का सिंगार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान क्या था? तो अम्फान का उद्गम स्थान जो था दोस्तों वह बंगाल की खाड़ी था। बंगाल की खाड़ी में यह तूफान आया था। तूफान क्या होता है दोस्तों, जहां लो प्रेशर बनता है वही तूफान क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो तूफान अरब सागर में भी आते हैं और बंगाल में भी आते हैं। अधिकांशतः भारत सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी से आए तूफानों से प्रभावित होता है। हाल ही में जो तूफान आया है उसका नामकरण कतर के द्वारा किया गया है, तो इसको भी याद रखिए। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो सभी ग्रह जो है दोस्तों वह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि शुक्र और अरुण ग्रह जो है यह दोनों दक्षिणावर्त घूमते हैं और उल्टा घूमते हैं बाकी ग्रहों की अपेक्षा। अगर ग्रहों की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा जो है वह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह और 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह है, जिनको हम लोग पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये बाह्य ग्रह है, जिनको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति दोस्तों, मान लीजिए मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह है, इनके बीच क्षुद्र ग्रहों का एक बेल्ट पाया जाता है, इनको भी ध्यान रखिएगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, शनि को सबसे हल्का ग्रह कहा जाता है और शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, इसका उपग्रह एक है जुपिटर। बृहस्पति ग्रह को ही बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह है और इसके जो उपग्रह है जुपिटर वह सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक पदक हासिल किए हैं? तो माइकल फेल्प्स जो है वह ओलंपिक में और वो भी तैराकी में, स्विमिंग में सबसे अधिक पद जीतने का, सबसे अधिक पदक, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड हासिल किए हैं। तो माइकल फेल्प्स के द्वारा सबसे अधिक गोल्ड मेडल स्विमिंग में जीता गया है। भारतीय ओलंपिक कमेटी का स्थापना 1927 में हुआ था, इसको भी ध्यान रखना है। अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इसमें M का पूर्ण रूप क्या होता है? तो M जो होता है उसका मतलब मार्क होता है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो इसको ध्यान रखिएगा। OMR जो ऐसे हम लोगों को दोस्तों मिलता है एग्जाम में, तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो जो ऑफलाइन एग्जाम होता है उसमें OMR सीट मिलता है। उस OMR सीट में 4 विकल्प होते हैं, उसमें से जो करेक्ट आंसर होता है उस विकल्प को सर्किल करना रहता है और उस सर्किल करने के बाद OMR में एक बार कोडिंग होता है। उस बार कोडिंग को लगाने के बाद कंप्यूटर में वहां से जो मार्क रीडर जो होता है उसे मैग्नेटिक कलर का एक चिप लगा होता है, उसमें क्या होता है जो उसको मार्क कर लेता है और कितना करेक्ट है कितना इनकरेक्ट है उसका डिसाइड कर लेता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, यह भारत में इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार है वह नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। असम में बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश में तुरग्या महोत्सव भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन डैश में किया गया था? नीति आयोग का गठन 1 अप्रैल 2015 को किया गया था। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के वह प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और नीति आयोग के CEO सुब्रमण्यम है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा।
नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कभी कभी फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में, तो इसको याद कर लीजिएगा। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, पारा का सामान्य नाम क्या है? तो पारा का सामान्य नाम जो है वह क्विक सिल्वर है। तो इसको याद रखिएगा कि क्विक सिल्वर पारा को कहते हैं। पारा जो है दोस्तों, वह एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु ब्रोमीन है, जबकि धातु पारा है, जिसको हम लोग Hg मरकरी के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है दोस्तों, वह सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसके बाद BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ था, उसका भी मुख्यालय मुंबई है। जो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो होते हैं दोस्तों, जो शेयर मार्केट होते हैं, उसका जो कंट्रोल करने का काम होता है वह सेबी के द्वारा किया जाता है, जिसे सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। उसकी स्थापना 1982 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण सेबी का 1992 में हुआ था। तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस मिलाया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या सूखा बर्फ के नाम से भी जानते हैं। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस है, जिसकी परसेंटेज 78% है। हाइड्रोजन जो है दोस्तों, वह सबसे हल्का गैस है। और फ्रेयॉन का उपयोग फ्रिज में हम लोग करते हैं शीतलक के रूप में, या फ्रेयॉन को हम लोग रेफ्रिजरेटर ये सब भी यूज करते हैं। तो इसका भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। जितना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव करेंगे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वह मध्य प्रदेश MP में स्थित है। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, ये सब याद रखिएगा। तो ये सब कहाँ है? MP में है। कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है और बहुत सारे है। संजय उद्यान है, ये भी आपका MP में ही है। अभी वर्तमान में MP में टोटल 8 टाइगर रिजर्व हो गया है। अभी हाल फिलहाल में एक टाइगर रिजर्व को यहाँ मान्यता मिला है। अभी जो है हमारा 56 नंबर का टाइगर रिजर्व है, उसका मान्यता मिला है गुरु घासीदास, इसका नाम याद रखिएगा, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिएगा। रानी बिरंगना, ये MP में है। तो बहुत सारे टाइगर रिजर्व पूछे जाते हैं। देखते हैं दोस्तों, भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने के लिए अनुमति दी गई है? तो आनुवांशिक रूप, जेनेटिक्स रूप से जो संशोधित कर सकते हैं, जिसमें संशोधन, वह बीटी कपास की खेती करने के लिए सरकार के द्वारा आनुवांशिक रूप से संशोधन करके आप खेती कर सकते हैं, इसका अनुमति दिया गया है। जैसे आपका कपास हो गया दोस्तों, इसके हम लोग सफेद सोना के नाम से भी जानते हैं। अंगूर की कभी कभी पूछ लेता है कि किसी खेती को कौन सा कल्चर कहते हैं? तो अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहते हैं। बहुत सारे मत्स्य पालन को हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। तो बहुत सारे पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ से आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के जो प्रवाल भित्ति है दोस्तों, वहीं ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। भारत में भी प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है, जैसे लक्षद्वीप है। तो ये सब याद रखिएगा। लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या 36 है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, तो आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त हो गया। तो दोस्तों, अगर सेट अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी, ताकि सभी दोस्त को यहाँ से हेल्प हो सके।
और दोस्तों थोड़ा सा वॉइस जो है हमारा डिफरेंट जा रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू है, लेकिन इसको स्किप नहीं कर सकते हैं काहे कि एग्ज़ाम आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए